बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त क्या लिखा, पूरे मुल्क के अंदर एक भौचाल आ गया और ये कहा जाने लगा कि अब शायद आला सतह पर इसकी तहकीकात होंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया, जिसके बाद उसका एक एलामिया भी जारी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि जिस तरीके से 6 जजेस ने ख़त लिखा है, इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत कोई आज की बात नहीं, हमेशा से अदालती मामलात में मुदाखलत होती आई है। लेकिन इस खत के बाद एतराज़ ये भी उठा कि जो जजेस के पास ये फैसले आए, जिन जजेस के पास ये इख्तियार था कि उस मुदाखलत पर भी कोई फैसला दे सकते थे, उन्हें ख़त लिखने की आखिर ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जब अदालत में वो खुद बैठ के फैसले सुना सकते थे, मुदाखलत करने वाले को रोक सकते थे, तो उन्होंने अपना काम करने के बजाय मामला आगे क्यों भेज दिया? हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे एक तहकीकाती कमीशन भी तश्कील दे दिया है, जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी करेंगे। अब देखना यह है कि इस कमीशन की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आती है, या इस रिपोर्ट के बाद आइंदा का लायामल क्या होता है। क्या अदलिया से ये मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ये आज का सवाल नहीं है, हर हुकूमत के दौर में ये सवालात उठते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत को रुखसत किया गया, उस वक्त भी आपको याद होगा कुछ तस्वीर जारी की जाती थी, कुछ मीडिया के अराकीन तस्वीर जारी करते थे कि किस तरीके से लोग जाकर जजेस से मुलाकातें कर रहे हैं। फिर शौकत सिद्दीकी साहब का मामला बहुत इस मुल्क के अंदर उछला, जिसमें उन्होंने खुल के अपनी तकरीर के दौरान इस बात का भी इजहार किया कि उनके ऊपर दबाव डाला जाता है और कौन को दबाव डालता रहा। लेकिन अगर उस ज़माने के ट्वीट्स आप निकाल लें, उस ज़माने के बयानात निकाल लें और उस रोज़ के टॉक शोज़ निकालें, तो आपको ये बात नज़र आती है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग इस बात पर खुलम खुला ये ऐलान कर रहे थे कि जो काम सिद्दीकी साहब ने किया, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गोया उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी पीटीआई को अदालती मामलात में मुदाखलत दिखाई नहीं देती थी। आज कहा जाता है कि ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। क्या ये कमीशन किसी हतमी नतीजे पर पहुँच पाएगा? इस कमीशन की सिफारिशात को माना जाएगा, या जो इस कमीशन के जो भी फैसले होंगे, जो तहकीकात होंगी, उसे मंजर आम पर लाया जाएगा? ये भी बड़ा अहम सवाल होगा। फिर एक और बयानिया पिछले काफ़ी रोज़ से जारी था, वो ये था कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा, वो कारकुनान जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, गिरफ्तार हैं, मुखालफिन पीटीआई के ये कहते हुए नज़र आते थे कि उनके हवाले से कहीं ना कहीं नरमी मौजूद है। एक बयानिया ये भी बनाने की कोशिश की गई कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल सकता है और 9 मई के मुकदमात के हवाले से भी नरम और लचक के रवैये का मुजाहरा सामने आ सकता है। लेकिन बारहा इस्टेब्लिशमेंट और ख़ासतौर पर अफवाज पाकिस्तान इस बात का इजहार कर चुकी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, कि 9 मई के वाक़यात के मुलव्वस मुल्ज़मान को कतन नहीं छोड़ा जाएगा। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई मुफाहमत नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने रियासती इदारों को चैलेंज किया, रियासती इदारों पर हमले किए, वो किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। क्या अब गुजरांवाला में आज का फैसला, जिसमें 51 मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी गई, 5-5 साल सज़ा सुनाए जाने के बाद आगे आने वाले मुकदमात में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को क्या सज़ाएँ हो सकती हैं? और जो अरकान असम्बली इलेक्शन जीत कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करेंगे? तो फिर ज़िमनी इलेक्शन सर पर खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ के लिए पार्लिमानी सियासत में ये कितना बड़ा झटका होगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ बड़े ही मुअज़्ज़ज़ वकला का, कानूनी माहिरीन का पैनल मौजूद है। बैरिस्टर जहांगीर खान जदून साहब मुल्क के सीनियर कानूनदान है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जदून साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम हैदर पंजोथा साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान है, तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, और मियाँ दाऊद साहब सीनियर कानूनदान भी लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। जदून साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा मैं, ये जो कमीशन बना है, कितनी उम्मीदें रखी जाएँ कि एग्जेक्टिव की जो मुदाखलत है अदलिया के मामलात में, वो कहीं रुक पाएगी? और कमीशन के जो TORs तय किए गए हैं, उसके मुताबिक कमीशन क्या इस नतीजे पर पहुंच सकेगा कि जो मुदाखलत की बात जजेस ने की, उसके सबूत भी उनके पास मौजूद होंगे? क्योंकि कुछ फैसले जिन पे एतराज़ करती नज़र आती है पीटीआई की मुखालिफ सियासी जमातें, वो कहती हैं कि इन जजेस के पास जितने मुकदमात थे, रिलीफ पीटीआई लेती रही, लेकिन बयानिया भी अब पीटीआई बना रही है। बहुत शुक्रिया जी नुसरत साहब। सबसे पहले मैंने काफ़ी चैनल पे ये बात की है कि ये जुडिशरी का मामला है और पब्लिक का मामला है, तो इसको बराए मेहरबानी अगर पोलिटिसाइज करेंगे, अगर पॉलिटिकल पार्टियां अपने एंगल से इस मामले को लेके चलेंगी, तो फिर वेरी इसका जो रिजल्ट निकला है वो कुछ ठीक नहीं होगा। बिल्कुल देखें, ठीक। ये बेसिकली
एक्सेस टू जस्टिस जो है ये फंडामेंटल राइट है हर शख्स का। हम्म, हम अब सारे बैठे हुए हैं, साफ़ी, वकील, हर शख्स का ये राइट है। तो ये जो हम्म, फंडामेंटल राइट है, अवाम पब्लिक का है, तमाम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का है, तो उसको हम्म, पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। चाहे आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से तलकते हो, लेकिन जो जुडिशरी का मामला होता है इंडिपेंडेंस का, जब उसको आप हम्म, पोलिटिसाइज कर देंगे कि तो वो डिज़ायर रिजल्ट जो है, जो हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो और जुडिशरी के किसी भी तरफ से इंटरफेरेंस ना हो, चाहे वो हम्म, इंटेलिजेंस एजेंसी हो या किसी एग्जीक्यूटिव का कोई और सरबराह हो या कोई शोबा हो, उस किसी भी तरफ से उनको कोई इंटरफेरेंस ना हो और वो बिला खौफ व ख़तर जी जी। इंसाफ जो है वो मुहैया करें। क्योंकि उन्होंने हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान है उसके तहत अलफ लिया हुआ है कि वो किसी भी दबाव का से या किसी भी तरह से वो हम्म, उसके फैसले पे असरअंदाज कोई नहीं होगा और वो किसी भी तरह से दबाव में आगे कोई फैसला नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने हम्म, अलफ लिया हुआ है तो वो अपने अलफ के पाबंद है। तो अगर हम्म, कोई इस तरह का इंटरफेरेंस होती है तो इसका जो अभी उन्होंने रास्ता अपनाया है, इस पे भी मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन चले उन्होंने एक रास्ता अपनाया है, उसको फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर लिया है कि ठीक है, हम इस पे जो सरबराह मुमलिकत है उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप क्या राय है, आप इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई रोक सकते हैं। तो फिर नतीजा ये निकला है कि एक कमीशन बन गया है। अब हम्म, इसमें मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, कुछ लोग वकला भी कहते हैं जी कि ये 184(3) के अंदर होना चाहिए था, कमीशन नहीं होना चाहिए था। अब कमीशन के TOR मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन अब पता चलेगा कि किस तरह का जो कमीशन जो है आगे लेके चलता है चीज़ों को, किस तरह एजेंसियों को बुलाता है या जज साहिबान है इनको बुला के इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं या इनके पास जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड पे लेके आते हैं। तो ऑब्वियसली जो कमीशन की रिपोर्ट होगी फाइनल, वो बहुत बड़ी अहमियत की अमल होगी कि उन्होंने किस तरह पिन पॉइंट किया है कि हमारे मुल्क के अंदर जुडिशरी की इंटरफेरेंस होती है। और ये इंटरफेरेंस कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये देखिए पहली दफ़ा हुआ है कि इतने जजेस ने ख़त लिख दिया है, अदरवाइज तो हम्म, 76 साल से जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है। आपने अभी देखा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला था, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। तो फेयर ट्रायल का मतलब था जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस थी वो ख़त्म थी, जजेस ने ठीक। अभी आप शौकत सिद्दीकी का आपने जिक्र किया, वहाँ में देखें जो रेफरेंस फाइल हुआ वो एक इंटरफेरेंस का नतीजा था। जो काजी हम्म, फाइसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ वो एक इंटरफेरेंस का नतीजा था। तो इस हम्म, तरह देखें ना, ये तो मामलात जो है वो चल रहे हैं और इंटरफेरेंस हो रही है। तो अब इसको हम्म, रुकना किस तरह है, ये हम्म, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका जो सोल्यूशन भी चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो अब बिल्कुल देखते ठीक। हैं कि ये कमीशन जो है किस हद तक कामयाब होता है इस solution को तलाश करने में, या उसकी जो फाइंडिंग होगी या इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी वो कितनी इफेक्टिव होगी। आया वो इस बात को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे कि इंटरफेरेंस ना हो। ये अब बिल्कुल देखना है ठीक। हमने कि किस तरह ये करेंगे। ठीक है, नहीं मतलब जोधा साहब जो बात अभी जदून साहब ने की है कि जब काजी फायज ईसा साहब का मामला था तब भी इंटरफेरेंस थी, शौकत सिद्दीकी साहब का मामला था तब भी इंटरफेरेंस थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे खुश थी। सदर पाकिस्तान जो है वो रेफरेंस भेज रहे थे, काजी फायज ईसा साहब को कटहरे में खड़ा कर दिया गया था। शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से जो बयानात थे लीडरशिप के वो भी आपके सामने हैं। ये हम इस किस्म का जब रवैया अख्तियार करते हैं कि अगर हमारी हुकूमत के दौरान जुडिशरी में मुदाखलत होती है तो होती रहे, लेकिन जब हम अपोजिशन में होंगे उस वक्त हमारे जुडिशरी के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पोलिटिसाइज कर दिया जाता है इन मामलात को, जिसकी वजह से जुडिशरी के अंदर मुदाखलत भी होती है। और ये मुदाखलत सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज की नहीं है, सियासतदानों की भी है, हुक्मरानों की भी है। देखिए, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। मैं इसमें बड़ी क्लियर गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि ये मसला जो है, जो जैसे जदून साहब ने फरमाया, ये बिल्कुल पाकिस्तान का मसला है। क्योंकि इस वक्त जो 6 जजेस ने ये काम किया है लेटर लिख के, जिस तरह उन्होंने का मुजाहरा किया है, मुहिब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है, एक बड़ा मुश्किल होता है कि किसी सीट के ऊपर आप बैठे हुए हैं और आप को कोई जो है वो आपके काम में मुदाखलत करे और आगे आपको ये भी पता हो कि अगर मैं खड़ा हूँगा तो मुझे गद्दार बना दिया जाएगा, अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो मेरे बच्चे उठा लिए जाएंगे, मेरा भांजा उठा लिया जाएगा, मेरा भाई उठा लिया जाएगा, मेरी इज्जत महफूज नहीं है, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है। उसके बावजूद इन 6 जजेस ने जो काम कर दिया है, अब पूरी पाकिस्तान को, पूरी कौम को, हर साथी को, हर शहरी को, हर जज को, हर ब्यूरोक्रेट को, हर बंदे को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया, उसे अगवा लेकिन मैं पुजोता साहब अगर मुझे इजाज़त दें, पुजोता साहब अगर इजाज़त दें, जब शौकत सिद्दीकी साहब का मामला था, फायज ईसा साहब का मामला था, हम खड़े थे कि ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आज कह रहे हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जो आज 6 जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत होनी चाहिए, वो उस वक्त दूसरी तरफ खड़े थे, शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ खड़े थे, बल्कि इस मुदाखलत को कबूल कर रहे थे।
देखिए, बात यह है कि अगर कोई जज गलत फैसले करता है और उसके ऊपर कोई एक्शन होता है तो हम बिल्कुल उसको एंडोर्स करते हैं कि एक्शन होना चाहिए। और अगर किसी जगह के ऊपर किसी जज के साथ ज्यादती हुई है, किसी जज के काम में मुदाखलत हुई है, तो हम इसे स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये कहा गया कि वो जो जजेस थे उन्होंने खुद क्यों कंटेम्प्ट नहीं जारी की। आपको याद होगा कि जज जेबा चौधरी के हवाले से जब इमरान खान साहब ने बात की थी कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो फौरन सो मोटो ले लिया गया था। कौन से उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब थे, और उन्होंने जब सो मोटो लिया था तो उसके ऊपर उन्होंने बेंच तश्कील दे दिया था। यहाँ पर जजेस ने बार हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इंटीमेट किया, बताया जाकर के से हमारे बहनोई को उठाया है, वीडियोज वहाँ कैमरे लगाए गए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर ये कि कोई कार्रवाई की जाती, कोई तौहीन अदालत का नोटिस देते हुए, कोई उसके ऊपर सो मोटो नोटिस लेते हुए अपनी अदालत की कार्रवाई की जाती, बल्कि उस मामले को जो है उल्टा जो है कहा दिया गया और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया। अब जो उन्होंने लेटर लिखा है, लेटर के अंदर उन्होंने क्या उन्होंने कहा है कि जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं, बजाय ये कि कन्वेंशन बुलाने के या सो मोटो के जरिए फुल कोर्ट तश्कील देकर खुद उस मामले के अंदर जो है जिन एजेंसी के कारों ने मुकाया है, मुदाफा किया है, उनको बुलाया और फ्री एंड फेयर ट्रायल पूरा करके जहाँ पर पूरी कौम देखती क्या क्या किस किस ने मुदाखलत की है, वो सारे पेश किए जाते और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। उस शख्स को ड्यूटी दे दी गई जिसने सारा फायदा है। अब ये मामला शुरू कहाँ था? ये शुरू हुआ था टेरियन वाइट केस का जिक्र उन्होंने किया है। उसके अंदर 2 जजेस ने इमरान खान के हक में बात की, फैसला दिया और एक जज ने खिलाफ दिया। तो ये मामला वहां से शुरू हुआ। उस वक्त धमकाया गया और उस बात का नोटिस जो है वो चीफ साहब दिया गया था कि इस तरह धमकाया जा रहा है, और एक जज हॉस्पिटल के अंदर दाखिल भी हो गए थे ब्लड प्रेशर की वजह से। तो बात यह है कि मैं तो बड़ा क्लियर कहूंगा कि जो चोर अगर चोर को कहें आप खुद ही फैसला लो, तो वो फिर कैसे उसके ऊपर कोई कौम या कोई बंदा बिलीव करेगा कि चोर खुद फैसला कर सकता है। यहाँ पर मामला जुडिशरी का है। काजी फाजिल साहब की जिम्मेदारी थी कि अपने भाइयों को इंसाफ दे, जजेस उनसे इंसाफ मांग रहे हैं। रिटायर्ड जज को बना के वो कैसे इंसाफ दे सकता है? ठीक है मियां दो, एक रिटायर्ड जज कैसे इंसाफ दे सकता है? जिस तरीके से जदून साहब ने बड़ी बुनियादी बात की थी कि अगर अदालती मामलात हैं, अदालत में इंटरफेरेंस का मसला है, उसको पोलिटिसाइज करने से उसकी जो असल जिस तरफ जाना चाहिए तहकीकात को रुख दूसरी तरफ बदल जाता है। सियासी जमातें मैदान में आ जाती हैं, कोई अपनी हमायत चाहता है, कोई अपनी हमायत चाहता है, जिसकी वजह से अदलिया भी डिवाइड होती हुई हमें नज़र आती है। अब पीटीआई ये समझती है, अगर आप सोशल मीडिया पर पूरी कंपेन देखें, कि ये 6 जजेस खड़े हो गए जी, इनकलाब आ गया, इन्होंने तो जिस मुल्क की तारीख बदल कर रख दी, इसलिए जो है इनके बाद कन्वेंशन भी होना चाहिए, इनकी बात सुनी जानी चाहिए, जो इनके पास सबूत है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन ये मामला रुकेगा कहाँ जा पर? मैं जदून साहब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ राय करके गुजारिश ये करूँगा कि ये 6 जज साहबान ने कोई इनकलाब नहीं बर्पा किया। अगर तो साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर तहरीक इंसाफ की टाउटी ना की होती, अगर अजमत सईद साहब ने, मज़ाहिर नकवी साहब ने, इजाजुल हसन साहब ने तहरीक इंसाफ का बी टीम का और कभी ए टीम का किरदार अदा ना किया होता, तो हम कभी भी इन 6 जज साहबान को शक की नज़र से ना देखते। हमारे पास एक बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर माजी मौजूद है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट किया गया, बल्कि यहाँ तक सपोर्ट किया गया कि तहरीक इंसाफ के बस की बात नहीं थी इंतखाबी अपनी मुहिम चलाना, लेकिन साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम चलाई और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस बदकिस्मती का नतीजा आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है उन जज साहबान ने जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। अब जो इन जज साहबान ने लेटर लिखा है और उसके ऊपर सियासी छाप लगी है, उसकी वजह है, मैं आपको ये डाटा प्रोवाइड करता हूँ, ये आप सुनते जाएं कि इन 6 में से 5 जज साहबान का भी मैंने थोड़ा सा डाटा इकट्ठा किया, मजीद डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उनके सामने तहरीक इंसाफ के छोटे बड़े कारकुनान के, इमरान खान साहब के और जमात के मुख्तलफ टोटल 16 मुकदमात लगते हैं। 8 फैसले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में आते हैं, 1 मुस्तरद होता है, बाकी अभी पेंडिंग है। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, उनके सामने 15 मुकदमात टोटल लगते हैं, 9 तहरीक इंसाफ के हक में आते हैं, 3 खिलाफ आते हैं, बाकी ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने टोटल 10 मुकदमात लगते हैं। ये गुज़श्ता तकरीबन 8, 9, 10, 11 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। 10 मुकदमात में 4 हक में आते हैं, 1 खिलाफ आता है, बाकी ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस ताहर साहब जो हैं उनके सामने 21 मुकदमात लगते हैं, 11 वो तहरीक इंसाफ के हक में बताते हैं, 1 खिलाफ है और बाकी अभी ज़ेर इल्तवात हैं। इसी तरह ही
मिस जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा हैं, उनके सामने 14 मुकदमात मलक साहब टोटल लगते हैं, 7 तहरीक इंसाफ के हक में आते हैं, 7 अभी ज़ेर इल्तवा हैं। अब ये जो इतनी बड़ी तादाद में थोक के हिसाब से तहरीक इंसाफ के हक में जो मुकदमात आ रहे हैं, तो उसमें भी एग्जेक्टिव और ISI मुदाखलत कर रही थी। और अब फर्ज कर लें कि नहीं, मुदाखलत नहीं कर रही थी, उन्होंने बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ वो प्रेशर बर्दाश्त किया और फैसले हक में किए, तो फिर आज लेटर लिखने की क्या जरूरत पेश आई? आज भी वही रास्ता इख्तियार करते जो आइन ने उनको रास्ता दिया है कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। आपका हलफ क्या कहता है? आपका हलफ यह कहता है आप किसी भी फेवर, फियर, इलविल, इन तमाम चीजों से बालातर होकर हल हार में, ऑल सर्कमस्टांसिस का लफ्ज लिखा हुआ है इन जज साहबान के हलफ में। आपने उसमें हर तरह के हालात में आपने ये फैसला करना है। अच्छा चले फर्ज कर लें हम इस थ्योरी को मान लें कि इन्होंने लेटर लिख दिया, तो क्या फर्ज कर लें ये लेटर मंजूर हो गया, सियासी जजेस का जलसा बुलवा लिया गया, वहां पर तकारीर हो गई, तो क्या हुआ? मुदाखलत रुक जाएगी? मुदाखलत ऐसे नहीं रुकेगी। कोई भी बाशऊर बंदा, कोई भी पढ़ा लिखा वकील इस बात को अंडोज नहीं करेगा। मुदाखलत रुकेगी जब आप जुडिशियल ऑर्डर्स के जरिए मुदाखलत रोकेंगे। ये जज साहबान भी ये रास्ता इख्तियार करते हैं। जैसे मेरे भाई ने यह फरमाया कि जब इमरान खान साहब ने ज़ेबा के जज साहब के बारे में बात की तो एक फुल कोर्ट बना, उन्होंने नोटिस लिया, फुल कोर्ट बना, फौरी तौर के ऊपर सबको पता चल गया कि खबरदार जज के खिलाफ किसी ने कोई बात की। यही रास्ता इनको इख्तियार करना चाहिए था, बार बार इख्तियार करना चाहिए था। लेटर लिखकर इन जज साहबान ने अपनी सियासी वाबस्तगी में, मैंने अपनी पिटीशन में बड़ा खुलकर इस बात को सब्सटेंशिएट किया है कि बेसिकली ये 6 जज साहबान जो हैं इन्होंने तहरीक इंसाफ की इमा के ऊपर खत लिखा। कैसे? जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है वही इन 6 जज साहबान का मुतालबा है। जो तहरीक इंसाफ इस मकसद हल लेना चाहती है वही तहरीक इन 6 जज साहबान के लेटर में लिखा हुआ है। मलिक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जस्टिस आमर फारूक साहब के खिलाफ तहरीक इंसाफ मुसलसल 1 साल से कोशिश कर रही है। कभी उनके ऊपर अदम एतमाद करती है, कभी उनके खिलाफ शिकायत लगाती है, कभी कहती है कि ये हमारे मुकदमात ना सुने, और वही काम ये 6 जज साहबान कर रहे हैं, वही काम ये 6 जज साहबान कर रहे हैं। तो फायदा किसको जा रहा है? तहरीक इंसाफ को। एक आखिरी बात, हमारे दोस्त है रिजवान रजी साहब, मैं तो इस पूरे एपिसोड को ना उनके उस फिक्रे कौले अकवाले जरी की शक्ल में देखता हूं कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं उसका इल्जाम ये दूसरों पर लगा रहे होते हैं। चूंकि ये जज साहबान खुद तहरीक इंसाफ की बी टीम बने हुए थे, तो इससे पहले कि कोई इनके ऊपर वार करता, इन्होंने पहले वार कर दिया। मियां साहब, ये बड़े बुनियादी सवालात हैं, ये मैं हम रखेंगे जंगी जदून साहब के सामने, और साथ ही साथ कि क्या जजेस खत लिखें या अपने फैसलों के जरिए मुदाखलत को रोकें। फिर क्या कन्वेंशन बुलाने से कितना फ़ायदा होगा, या कमीशन ही किसी नतीजे पे पहुंच सकता है? ये सवालात रखेंगे जंगीर खान जदून साहब के सामने एक ब्रेक के बाद। पुनः एक बार फिर खुश आमदेद बैरिस्टर जदून साहब। 2-3 बुनियादी चीज़ें आपके सामने आ गई। एक तो ये है कि बजाय ख़त लिखने के ये फैसला दिया जाता कि फ़लाँ शख्स मुदाखलत कर रहा है, हम उसके खिलाफ कंडेम्प्ट जो है उसका फैसला करते हैं। दूसरा, ये जो पोलिटिसाइज होने की आपने बात की थी, ये इल्ज़ाम तो इसलिए भी लगते रहे कि माजी में साकिब निसार साहब के कंडक्ट के ऊपर लोग एतराज़ करते हैं, वो खुद जाते थे एग्जीक्यूटिव के मामलात में, वो खुद मुदाखलत करते थे, अपने हाथ में इख्तियारात ले लेते थे। शेख रशीद साहब के हल्के में वो गए, कहा गया उनकी कंपेन चला रहे हैं। जुडिशरी ने खुद अपने आप को इन चीज़ों के अंदर मुलवस किया, जिसकी वजह से वो पोलिटिसाइज होती चली गई। क्या कन्वेंशन का मुतालबा दुरुस्त था, या जजेस खुद अपने फैसले के जरिए इसको जो है रोकथाम करते मुदाखलत की? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो जो जुडिशल कन्वेंशन है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो नहीं बुलाती, ना ही बुला सकती है, ना ही उसका अख्तियार है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो किसी जज के मिसकंडक्ट को देखती है, उसकी इंक्वायरी करती है, और इंक्वायरी के बाद साबित हो जाए कि वो मिसकंडक्ट हुआ है तो प्रेसिडेंट को लिख देते हैं कि इनको डिसमिस कर दिया। इस तरह अभी मुज़ाहिर नकवी के केस में हुआ है, और अभी तो ये भी हो गया कि अगर जज रिटायर भी हो जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। ये मेरे ख्याल में ये कोई आइडिया नहीं था कि उनको जो जुडिशल कन्वेंशन देखिए, जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपने आप बुला सकती हैं। एक हाई कोर्ट 4 हाई कोर्टों का जुडिशल 5 को बुला ले। अब इसमें किसी को लिखने की जरूरत ही नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट बुलाना चाहती है वो बुला ले। जजेस का कन्वेंशन है, वो कला नहीं है उसमें। और अगर कोई कन्वेंशन बुला के वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो करें जी, हमें दूसरी हाई कोर्ट्स को किस तरह इंटरफेरेंस हो रही है, कौन इंटरफेयर कर रहा है। देखिए ना, आप एक तरह से इस पूरे सिस्टम को अभी जो अपने कर रहे हैं हमारे दाऊद साहब, ये कह रहे हैं सारे जजेस जो हैं 6 के 6 पीटीआई के हैं। तो इसका मतलब है ये देखें पोलिटिसाइज हो चुका है मामला, या इसको मजीद पोलिटिसाइज किया जा रहा है।
अब इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो असल आंसर है वो दब जाएगा। आज मुझे आप बताएं, बिल्कुल अपने सीने पे हाथ रखे कि क्या जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं हो रही आज से 76 साल से पाकिस्तान में नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। साकिब निसार किसके कहने पे काम कर रहा था? ये बताएं ना खुल के, वो किसके? देखें उस वक्त के जो 5 जज थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर एक्स नवाज शरीफ को निकाला, वो किसके कहने पे निकाला? सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इंटरफेरेंस होती है और अब भी हो रही है। ये ना कहने कि किसी जगह पे नहीं हो रही है। इंटरफेरेंस को मानना पड़ेगा, आपके इंटरफेरेंस हो रही है। कोई एग्जांपल बताता हूँ। जस्टिस जो वकार साहब, सेठ साहब थे, अल्लाह उनको ईमान दे, उनके पास एक रिपोर्टेडली एक कर्नल साहब जो है मुलाकात के लिए गए, तो उनके जो पीएस थे, ये मैं आपको एक बड़ी रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं मुलाकात, उन्होंने कहा जी आप जाके लॉ मिनिस्ट्री को कहें वो मुझे लेटर लिखे कि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो फिर अगर मेरे दिल ने कहा कोई सब्सटेंशियल बात हुई तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा। देखें ना, इस तरह का एक स्टैंडर्ड चाहिए आपको कि कोई आप काम करना चाहते हैं तो आप किसी चैनल से आए, कोई आपका तरीका है, लॉ मिनिस्ट्री जो है जैसे काम। आप देखें ना, कंटेम्प्ट अगर आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे को किस तरह आप कंटेम्प्ट इशू करेंगे? वो तो आप सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाते, आप कहते ये इंटरफेरेंस हो रही है, इसको रोके। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें कंटेम्प्ट नोटिस इशू करना चाहिए था, लेकिन आप देखें उन्होंने एक लेटर लिख दिया है, उन्होंने आप वे आउट चाहे, क्योंकि जब शौकत सिद्दीकी ने जाके बार एसोसिएशन में खिताब किया तो कोई वकील उनके साथ खड़ा नहीं था, कोई जज उनके साथ खड़ा नहीं था। अब उनके बकौल उनका सोशल बाइकआउट कर दिया गया। और ये मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। हमने एक काजी फईसा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुलाया, तो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार नहीं रिसीव करने के लिए आया उनको, क्योंकि उस वक्त वो रेफरेंस का शिकार थे। तमाम जजेस उनसे हट गए थे, और जिस तरह उन्होंने अपना केस लड़ा, वो वहां कोर्ट नंबर 1 के आगे हमने उनकी मिसेज को रोते हुए देखा है। उनके पीछे क्या था? इंटेलिजेंस एजेंसियां थी, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रेफरेंस फाइल किया और उन्होंने जितनी कोशिश की, तमाम एग्जीक्यूटिव, तमाम एफबीआर को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया। ये बात ना बोलें कि अभी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये काम नहीं कर रही, या जुडिशरी किसी के टाइम जो है उनके पास वकला भी हैं, उनके पास एजेंसियों के पास पे रोल पे साफी भी हैं, हर किस्म का वो हरबा इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें जो है ना कता नजर या आंखें नहीं चुरानी चाहिए, हकीकत में बात करनी चाहिए और दिल पे हाथ रख के सच्ची बात करें। बिल्कुल ठीक है। नहीं पंजूथा साहब, जो बड़ी अहम बात है कि अगर पीटीआई ने एजेंसीज को इस्तेमाल किया, आज पीटीआई के खिलाफ इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। सियासतदान सबक नहीं सीखते हैं। एक हुकूमत जाती है, दूसरी हुकूमत आती है, लेकिन उसी चक्की के अंदर घूमते रहते हैं। जब ऐसा माहौल रहेगा तो फिर कैसे बेहतरी आ सकती है, जिसका जिक्र अभी जदूर साहब कर रहे थे कि 5 जजेस मिलकर मियां नवाज शरीफ को निकाल देते हैं। उस वक्त मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उस वक्त कहा जाता है कि हमने बड़ा मार का सर कर लिया। 2 सियासी जमातों को हमने अदलिया के साथ मिलकर और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार से न सिर्फ महरूम किया बल्कि मुल्की सियासत से निकाल दिया। बेनिफिशरी आप थे, आज आप कटहरे में। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बड़ी अच्छी बात थी कि दाऊद साहब जिक्र करते कि किन किन जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिला, किस किस जगह के ऊपर सबसे बड़ी पार्टी को जो है वो साइड लाइन किया गया, किस 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 के ऊपर कब कब क्या क्या ज्यादतियां की गई, अदालतों की तरफ से डिस्क्वालीफाई किया गया। इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, 4 जेल में चले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों को अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, और उसके साथ साथ ये भी बता देते कि फंडामेंटल राइट्स के हवाले से पिटीशन थी तो वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी। ये भी बता देते कि तहरीक इंसाफ को आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्यों नहीं दी गई। ये भी बता देते कि जिस तरह पेपर्स लोगों से छीने गए या जो जीते लोग हैं उनको हराया गया, उसके ऊपर काजी फैज़ साहब ने या बाकियों ने क्या उसके ऊपर किया। इमरान खान को 9 मई को अगवा किया गया और उसके ऊपर जो अदालत ने रात को 10 बजे तक तमाशा लगाए रखा कि अभी जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, इसके ऊपर कर लेते हैं, आप वेट करें, उसको बुलाएं, डीजी नैब को बुलाएं, और उसके बाद ये कह दिया कि गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल लीगल है। हाँ, मुझे ये बड़ा दुख है इस बात हमला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर मैं बिल्कुल इंक्वायरी करूंगा। लेकिन वो इंक्वायरी भी शुरू की। लेकिन पंजोता साहब, मेरी छोटी सी एक गुजारिश है, किसी सियासी लीडर के ऊपर इल्ज़ाम लगे, मुकदमा दर्ज हो, उसे गिरफ्तार करने अगर पुलिस या जो है वो इन्फोर्समेंट के इदारे जाएं, तो आगे से ऐसा कभी हुआ है कि लोग लट्ठा बरदार लेके आ जाएं, 10,000 5,000 बंदे लेके आ जाएं कि जी हमारी रेड लाइन है, हम हाथ नहीं लगाने देंगे? ये तो कानून को चैलेंज करने वाली बात थी। देखें, बात यह है कि कानून को चैलेंज करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि जब लोगों को अगवा करके उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, करंट लगाए जाते हैं, यहाँ पर जजेस के जो बहनोई हैं उनको उठाकर करंट लगाए जा रहे हैं, तो उस के ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ये कहा था कि वारंट गिरफ्तारी आए हैं और खान साहब पेश हो जाएंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि इमरान खान कोई भाग रहा है। सर, ज़मान पार्क के अंदर वारंट गिरफ्तारी कोई लेने नहीं देता था, पुलिस वहां जाती थी, बाहर से दौड़ा के भगा दिया जाता था। तो गिरफ्तार करने जाते हैं उस नवाज शरीफ को जो 4 हफ्ते के लिए मेडिकल के ऊपर बाहर गया था और 4 साल आया नहीं है,
और जब बाहर आया है तो उसे प्रोटोकॉल दिया गया है, वहां पर हाई कोर्ट का अमला पहुंच गया है एयरपोर्ट के ऊपर उसकी बायोमेट्रिक करने के लिए, और इमरान खान को मजबूर किया गया कि आप आओ। पहले वजीराबाद में इन्होंने हमला करवाया जो आज कमीशन बना रहे हैं, और उसके ऊपर इमरान खान ने FIR दर्ज करवाने के लिए नामजद जो है वो दरखास्त दी, और आज तक वो दरखास्त जो है वो पेंडिंग ही है। और मैं खुद गया था चीफ साहब के पास, मैंने कहा जी 100 मोटो लें, साबका वजीर आजम के ऊपर हमला हुआ है और इसके ऊपर जो है उनकी FIR दर्ज की जाए। लेकिन FIR दर्ज हुई। आप बात कर रहे हैं वारंट के हवाले से कि उस वक्त जो वारंट गिरफ्तारी निकले थे तो इमरान खान को उठा कर ले आना था, वारंट गिरफ्तारी इधर भी निकले हुए थे, हसन और हुसैन को जैसे प्रोटोकॉल अभी भी दी गया उसके भी दायमी वारंट निकले हुए थे। आप मेरिट की बात करें, आप इंसाफ की बात करें। सर अगर हसन हुसैन को प्रोटोकॉल मिला है, गलत मिला है, लेकिन इमरान खान साहब को ये कहना कि रेड लाइन है, हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, ये किस मुल्क में होता है? मेरे भाई, जो तोशा खाना का केस बनाया गया है, झूठा केस बनाया गया है, जहां पर गाड़ियां ली गई हैं, उन लोगों को नहीं पकड़ा गया। घड़ी के ऊपर, वो घड़ी जिसके पैसे अदा किए गए उसके ऊपर, हमायूं दिलावर के ऊपर इन्हीं एजेंसियों ने प्रेशर डालकर वारंट निकलवाए थे। किस किस का आप जो है वो दिफा करेंगे? आज जजेस खुद कह रहे हैं कि जो नीचे वाली जुडिशरी थी उसके ऊपर कैसे प्रेशराइज किया गया, और आज भी एक जज यहाँ पर हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया और आज वो भावलपुर में उनको ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि मेरे ऊपर प्रेशराइज, मुझे प्रेशर कर रहे हैं। तो ऐसे गैर कानूनी ऑर्डर करवाएंगी एजेंसियां और गैर कानूनी काम करेंगे तो उसके ऊपर क्यों नहीं हम कहेंगे कि हमारी रेड लाइन है? जब आप कानूनी तौर पर चलें, हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान तो किसी टाइम भी नहीं है, इमरान खान ने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक लीगल प्रोसेस है। यहाँ पर हम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। ये दोस्तों, प्रोग्राम को चूँकि वक्त ख़त्म होने वाला है, ये बताइएगा कि जो आज फैसले आए, 51 मुलजमान को 5-5 साल कैद सजा सुना दी गई। एक अमूमी तासर ये बना था कि अदालतें जो है 9 मई के मुकदमात के फैसले नहीं कर रही हैं। अब जो लोग ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं, वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर फैसले आने लगे। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो जो जिस मुलजम को भी सज़ा होगी, अगर उनमें अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं, तो जिस वक्त सज़ा हुई उस वक्त ही वो जो है इप्सो फैक्टो नाहल तस्वर किए जाएंगे। ये तासुर दुरुस्त है कि पहले इसमें ताख़ीर थोड़ी सी हुई, लेकिन उस ताख़ीर की वजह कोई प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी या आप कह लें कि अदालतों की सुस्ती नहीं थी। वो मुकदमात इस नौयत के हैं कि उनमें एविडेंस को कलेक्ट करके प्रोसिक्यूशन ने जिस तरीके से अपना एक जानदार केस बना के अदालतों में पेश करना था, उस पर वक़्त जो है वो ज़रूर लगा है। और अब जब ये सारे चालान जो हैं, तकरीबन मैक्सिमम चालान जो है वो अदालतों में आ गए हैं और शहादतें तकरीबन रिकॉर्ड हो गई हैं। जैसे आज गुजरांवाला में ये फैसला आया, उसके बाद अब देखेंगे कि बाकी शहरों में भी जहाँ जहाँ पर ATC कोर्ट्स जो हैं वो स्पेशली इन केसेस को देख रही हैं, इनमें जो है वो आपको अगले 2-3 हफ्तों में तकरीबन 1 माह के अंदर फैसले होते हुए नजर आएंगे। फौजी अदालतों के फैसले, फौजी अदालतों का तो मामला अलग है ना जी, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं। फौजी अदालतों ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद ट्रायल मुकम्मल कर लिए, उसको सिर्फ सुनाना था। अभी जो गुज़श्ता हियरिंग हुई तो उसमें अटर्नी जनरल ने ये बताया कि कुछ मुजरमान ऐसे हैं जिनको 6 माह की सज़ा हुई है और वो सज़ा पूरी कर चुके, तो वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। तो उसके ऊपर फिर कोर्ट ने कहा कि फिर कानूनी तौर के ऊपर उनका ज़मानत पर रिहा करने का हक है, तो उसको उनकी रिहाई की ज़मानतें जो है वो मंजूर की गई हैं और उनको रिहा करने का ऑर्डर किया गया है, लेकिन वो सज़ा याफ्ता हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आएगा उसमें ये देखा जाएगा कि क्या मिलिट्री कोर्ट को दायरा इख्तियार था सज़ा देने का या नहीं था, वो सज़ाएं दुरुस्त दी गई हैं या दुरुस्त नहीं दी गई हैं, उसके मुताबिक फिर मिलिट्री कोर्ट के मुकदमात की और उनकी सज़ाओं की जो फेट है उसका तयन होगा। जदूद साहब, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जिनको सज़ा, जिनकी अपनी सज़ा 6 माह बनती है, वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, उनका फैसला सुना दिया जाए, वो रिहाई पा लें क्योंकि उनकी अपनी जो सज़ा थी वो पूरी हो चुकी है। इससे क्या आप समझते नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल थे उसको वैलिडेट कर दिया है? क्योंकि अगर वो फैसला सुनाने का इख्तियार दिया जा रहा है, बेशक अगला मुलजम जो है ये मुलजम बरी हो जाए अपनी सज़ा पूरी करने के बाद, लेकिन इस हक को तो तस्लीम कर लिया गया फिर कि जो फौजी ट्रायल्स हैं वो सिविलियन के हो सकते हैं। नहीं, अभी फाइनली तो देखें, जब तक जजमेंट नहीं आती उस पर क्या जजेस ऑब्जर्वेशन देते हैं, क्या जजमेंट आती है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन उसमें देखें ना, उन्होंने एक स्टे दिया हुआ था कि आप जो फाइनल जो जजमेंट है वो अनाउंस ना करें। तो उसमें इस तरह अगर किसी ने 6
महीने निकालने थे, तो वो उसको बेचारा वो सजा मुकम्मल करके भी वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो ये तो उन्होंने एक रिलैक्स किया थोड़ा सा स्टे ऑर्डर के, जो अनाउंसमेंट करनी आप करें, ताकि वो अगला, ताकि अगर किसी ने आगे अपील करनी है तो अपील करे, अगर नहीं उसकी अपील बनती या अपील नहीं करना चाहता तो बाहर आ जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, जो आपको भी एडमिट करनी पड़ेगी। अभी उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 बंदों की बेल किया है, पिंडी जो जेल में थे, तो वो बाहर आए तो उनको MPO के तहत उठा लिया। ये बड़ी ज्यादती है। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब उस पर बिल्डिंग पे तमाचा मारा है इन्होंने, एग्जीक्यूटिव ने, कि आप बेशक जो मर्जी जमानत करा दें लेकिन हम इनको नहीं छोड़ते। ये बड़ी जाती है। बिल्कुल ठीक है। मौजूदा साहब, अगर देखा जाए गुजरांवाला की जो आज फैसला है 51 मुलजमान का, ये आगाज़ है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाकी जगहों से भी ये फैसले आ सकते हैं। कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी PTI के लिए? देखें, 6 जजेस के लेटर के बाद तो सारी जो है ना, वो नो लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या उनके अब मेन जो फायदा ले रहे हैं वो तो डेफिनेटली नहीं मानेंगे, वो के ऊपर बैठे हुए हैं मसनद के ऊपर और उन्होंने फायदा मिल रहा है। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये पता चल गया है कि जजेस को किस तरह से, पहले भी हालांकि वो हर बंदा कहता तो था लेकिन कोई मानता नहीं था, कुछ लोग थे जो नहीं मानते थे, ओवरऑल पूरी कौम तो जानती है कि क्या था, लेकिन उन्होंने मोहर लगा दी है। अब उन फैसलों की कोई कदर नहीं है। जो इससे पहले खान साहब को सजाएं दी गई हैं 3 केसेस के अंदर, चौथा केस जो तोशा खाना वाला था, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। जो ट्रायल चलाया जा रहा है वो सारे बिल्कुल उनकी जो वैल्यू है वो खत्म हो गई है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि एजेंसियां केसेस बनाने वाली हैं और फैसले करवाने वाली हैं। अब MPU की इन्होंने बात की है, बिल्कुल सिर्फ ये उन 5 नहीं है, बल्कि शहरियार अफरीदी हों या परवेज इलाही हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी हो, जब तक उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के PTI को नहीं छोड़ा ना, तब तक वो मुल्क का गद्दार है, वो बागी है, वो मुल्क का दुश्मन है। और तीसरी बात जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आपने की थी, यहाँ पर यही हम हर रोज कह रहे होते हैं कि किसी सूरत सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता। जब मामला जो है अगर दहशतगर्दी के रिलेटेड है, मिसाल के तौर पर अगर किसी के ऊपर ATA का मुकदमा बनाना है तो उसके लिए एंटी टेररिज्म कोर्ट मौजूद है, वहां पर उनके केसेस चल सकते हैं। इसी तरह कोई और दफात लगानी है आप लगाएं। दूसरी बात ये रह गई कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि जब तक मेन फैसला जो है नहीं हो जाता, तब तक उनकी कस्टडी जो है वो सिविलियन के पास भेजी जाती। आज भी लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है मिलिट्री कस्टडी के अंदर। जो हमारे उनकी फैमिलीज हैं वो बताती हैं कि किसी के नाखून उतारे गए हैं, किसी के ऊपर जिस्म के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, और मुख्तलिफ उनकी वो सूरत हाल बताते हैं। लेकिन मुझे साहब, जब वो लोग बाहर जमानत पे निकलते हैं वो कहते हैं जी हमारे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। खदीजा शाह की मिसाल आपके सामने है कि जी मेरे साथ तो कोई ऐसी ज्यादती नहीं हुई। ये बयानिए की हद तक तो हो सकता है। नहीं सर, बयानिया की हद तक कैसे हो सकता है? आपने देखा कि शहरियार अफरीदी के ऊपर जो जुल्म किया और उसके बाद आपने देखा कि आजम सवाती आकर इधर रोए पीटे सारा कुछ किया। इन्होंने कहा जी कि नहीं ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कोई हमने नंगी वीडियोस नहीं दिखाई, कोई इसकी बेटी के सामने कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इमरान ब्याज जो है वो बेचारा सही से बोल नहीं सकता, उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अरशद शरीफ का ये एक लंबी डिबेट है, इस पर कुछ सबूत हमारे पास भी है। माने तो साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम वक्त देने का। जगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे, मियां दाऊद साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।